नमस्कार दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे आसपास जिनके बारे में हम लोग ज़्यादा मथापची नहीं करते, ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं करते, जिज्ञासु नहीं हैं। लेकिन जब अगर जिज्ञासा जाग पड़े तो मित्रों यकीन जानिए कि वो पुरानी कहावत है कि आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इसका मतलब ये है कि आपको चौंकना पड़ेगा कि क्या क्या था जिसको हम अब तक समझ ही नहीं पाए, जो हमें समझना चाहिए था। इसी सिलसिले में मैं इन दिनों में केदारनाथ मंदिर की चर्चा बहुत है। कपाट खुल गए हैं और वहाँ जय जयकार हो रही है। बद्री विशाल की बद्रीनाथ में हो रही है, केदार में शंकर भगवान की हो रही है। तो ये अजीब सी एक माया है हमारे दिग्गजों की, हमारे इष्ट देवों की, जो हमें पूरी तरह से पिरोए हुए है। लेकिन ये कोई नहीं जानता श्रद्धालुओं की केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया। बहुत सारी बातें प्रचलित हैं, किसने कराया मंदिर का निर्माण। और इसमें जब बातें चलती हैं तो कोई तो पांडवों तक पहुंच जाते हैं कि पांडवों ने करवाया था, और उसके बाद कुछ लोग शंकराचार्य तक आ जाते हैं कि आदि शंकराचार्य ने कराया था। लेकिन ये बातें ना भी करें तो भी कुल मिलाकर एक चीज़ सामने आती है कि केदारनाथ का मंदिर जिस रूप में आज है, इस रूप में 8वीं शताब्दी में तब से देखा जा रहा है। 8वीं शताब्दी में ये मंदिर अपने वर्तमान स्वरूप में हमारे सामने आया था। और 21वीं सदी में भी ये महसूस किया जाता है कि ये अगर गणित की दृष्टि से, ज्यामिति की, ज्योमेट्री की दृष्टि से देखें तो ये भूमि जो है ये भवन शिल्प के लिए सही नहीं है। एक और 22,000 फीट की ऊंची केदारनाथ पहाड़ी है, 22,000 फीट की, और दूसरी तरफ 21,600 फीट ऊंची कराच कुंड की है, और तीसरी तरफ 22,700 फीट ऊंचा भरत कुंड है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इतने बड़े बड़े स्थलों पर ये सब कुछ मिलता है। वही भरत कुंड का हो गया ना। और इन 3 पर्वतों से होकर बहने वाली 5 नदियां हैं। मंदाकिनी है, एक का नाम मधुगंगा है, एक चिरगंगा है, एक सरस्वती है, और एक स्वरमदारी भी कहते हैं और स्वरदारी भी कहते हैं, इस नाम की है। अब मंदाकिनी क्षेत्र ये कहते हैं कि इस धरती का एकमात्र भूखंड है, और यह क्षेत्र जो है, ये सारा का सारा एरिया, ये मंदाकिनी नदी का एकमात्र भूखंड माना जाता है, एकमात्र। और भवन शिल्प कलाकृति कितनी गहरी रही होगी, इस बात का अनुमान आप लगाइए। एक ऐसे स्थान पर भवन बना और जहाँ ठंड के दिनों में भी भारी मात्रा में बर्फ़ हो और बरसात के मौसम में तेज़ गति से पानी बहता हो, वहाँ पर भवन का निर्माण होना, ये कितना अद्भुत है, इस बात का आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। आप किसी भी वाहन से आज भी उस स्थान तक नहीं जा सकते जहाँ तक केदारनाथ मंदिर जहाँ स्थित है। बद्रीनाथ तो काफ़ी हद तक कवर हो जाता है वाहनों से भी, हालांकि मंदिर के परिसर तक नहीं, लेकिन केदारनाथ मंदिर तक तो जाना किसी भी वाहन, या उसके आसपास भी जाना किसी भी वाहन से संभव नहीं है। और जब इतनी ज़्यादा विकट परिस्थितियां हैं, विकट स्थल है, तो ऐसे स्थान पर ही मंदिर क्यों बनाया गया? प्रश्न जो है दिलचस्प यही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी विकट और प्रतिकूल परिस्थितियों में मंदिर का निर्माण कैसे संभव हुआ, ये एक दूसरा सवाल पैदा होता है। अब वैज्ञानिक ये कहते हैं कि ये मंदिर 10वीं शताब्दी में अगर पृथ्वी पर होता, 10वीं शताब्दी में, तो ये हिम युग नाम का एक युग आता है, कालखंड है कि हिम युग में ये एक छोटी अवधि में इसको माना जाता कि बहुत छोटी अल्प अवधि में बेशक उभर आया हो, लंबी चौड़ी अगर अवधि लगी हो इसके निर्माण में तो वो संभव नहीं दिखती। और ये भी है कि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी है देहरादून में, उन्होंने चट्टानों पर लिग्नोमेटिक डेटिंग का परीक्षण किया है, और ये परीक्षण पत्थरों के जीवन की पहचान करने के लिए किया जाता है।
परीक्षण से पता चला है कि मंदिर 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी के मध्य तक पूरी तरह से बर्फ़ में दब गया था। लगभग 3 सदी ये मंदिर बर्फ़ में दबा रहा, लेकिन मंदिर के मूल निर्माण में 3 सदी के बाद भी कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई हानि नहीं हुई। ये बड़ी एक विचित्र बात है। 2013 में विनाशकारी बाढ़ को आपने सबका, उस विनाशकारी बाढ़ का जिक्र आपने सबने देखा, चैनल्स पर भी देखा और वैसे भी देखा। और इस दौरान में कहते हैं कि औसत से 375% ज़्यादा वर्षा हुई थी और इसमें लगभग 5,748 लोग मारे गए थे और 4200 गांव जो है वो लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गए थे, जिनका पुनर्निर्माण सरकार को करना पड़ा। लेकिन इस तबाही के वक्त में भी केदारनाथ मंदिर का ढांचा इसको खरोंच तक नहीं आई। और इसमें हमारी जो आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी है, भारतीय पुरातत्व सोसाइटी, उसने जो निरीक्षण किया निर्माण को पहुंची क्षति का, उनका भी ये कहना था कि पूरे ढांचे के ऑडिट में 99% मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित है। ये कुछ एक, इनको आप चमत्कार ना मानिए, लेकिन ये मानिए कि उस वक्त की निर्माण कला कितनी अग्रिम, कितनी आगे तक बढ़ी हुई थी। आप चमत्कारों का सहारा लेंगे तो आप वैज्ञानिक जो हैं वो जो एक अध्ययन है उस पर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए इस पर आगे बढ़ना हो तो निश्चित रूप से हमें इन बारीकियों को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। और बहुत सारी दिलचस्प बातें मित्रों, ये बातें ख़त्म होने में नहीं आएंगी। जितना हमने आज आपस में बातें बांटी हैं उसी के आधार पर हम कहीं ना कहीं पहुंच सकते हैं। शुक्रिया।